नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्कूल गुरुजी पर। आओ अपनी पढ़ाई को मजेदार और आसान बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। नमस्कार बच्चों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ने वाले हैं, भारत की नागरिकता। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नागरिकता होती क्या है। देखो बच्चों, जब आप किसी देश में पैदा होते हो, वहाँ रहते हो, तो उस देश और आपके बीच एक खास कानूनी रिश्ता बनता है। इसी को नागरिकता कहते हैं। भारत में नागरिकता को दो जगहों से समझा जाता है। एक है संविधान का भाग 2, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 हैं, और दूसरा है नागरिकता अधिनियम 1955। साथ ही हाल ही में 2019 में एक बड़ा संशोधन भी हुआ, जिसे सीए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम कहते हैं। आज की हमारी पूरी यात्रा इन्हीं तीनों को समझने की है, तो तैयार हो जाओ। अच्छा बच्चों, अब एक सवाल बताओ, एक नागरिक और एक विदेशी व्यक्ति में क्या फर्क होता है? बहुत बढ़िया। देखो, नागरिकता वह कानूनी संबंध है जो व्यक्ति और राज्य के बीच होता है, और इसी से राजनीतिक और नागरिक अधिकार मिलते हैं। अब समझो, एक भारतीय नागरिक को अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव से सुरक्षा मिलती है। अनुच्छेद 16 के तहत सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं, जैसे बोलने की, घूमने की, व्यापार करने की। इसके अलावा वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार भी मिलता है। लेकिन एक विदेशी को ये सब अधिकार नहीं मिलते। इसीलिए नागरिकता इतनी महत्वपूर्ण है। बच्चों, अब हम थोड़ा इतिहास में जाते हैं। साल 1947 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन साथ ही देश का बंटवारा भी हुआ। लाखों लोग इधर उधर हो गए। तो जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी, यह तय करना कि भारत का नागरिक कौन है। संविधान निर्माताओं ने इसके लिए भाग 2 बनाया, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 है। अनुच्छेद 5 उन लोगों के लिए था जो मूल रूप से भारत में रहते थे। अनुच्छेद 6 और 7 पाकिस्तान से आने जाने वाले प्रवासियों के लिए था। अनुच्छेद 8 विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए था। और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 11 ने संसद को भविष्य में नागरिकता के बारे में कानून बनाने की शक्ति दी। याद रखो, संविधान का भाग 2 सिर्फ 26 जनवरी 1950 की स्थिति सुलझाने के लिए था। भविष्य के लिए कानून बनाने का काम संसद को सौंप दिया गया। बच्चों, अनुच्छेद 5 ये सबसे पहला और बुनियादी नियम है। इसके अनुसार जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत में रहता था और जिसका भारत में डोमिसाइल था, यानी जो स्थायी रूप से भारत में रहने का इरादा रखता था, वह भारत का नागरिक माना गया। लेकिन रुको, सिर्फ डोमिसाइल काफी नहीं था। इसके साथ 3 में से एक शर्त भी पूरी होनी चाहिए थी। पहली, जन्म, व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो। दूसरी, माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। तीसरी, निवास, संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल तक भारत में सामान्य निवास रहा हो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप जैन बनाम भारत संघ केस में स्पष्ट किया कि भारत में राज्यों का अपना कोई डोमिसाइल नहीं होता। केवल एक ही डोमिसाइल है, भारत का डोमिसाइल। बच्चों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो बंटवारे की वजह से इधर उधर हो गए। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए। इसमें एक महत्वपूर्ण तारीख है, 19 जुलाई 1948। इस तारीख से पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए, उन्हें सामान्यतः नागरिक मान लिया गया। लेकिन इस तारीख के बाद आने वालों को 6 महीने भारत में रहने के बाद पंजीकरण कराना अनिवार्य था। अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए। यहाँ कट ऑफ तारीख 1 मार्च 1947 है। जो लोग इस तारीख के बाद पाकिस्तान चले गए, वे भारत के नागरिक नहीं रहे। लेकिन एक अपवाद था, जो लोग स्थायी पुनर्वास परमिट लेकर वापस लौटे, उन्हें अनुच्छेद 6 के तहत पंजीकरण का मौका मिला। एक लैंडमार्क केस याद रखो, कुलथिल मम्मू बनाम केरल राज्य 1966। इसमें कोर्ट ने कहा कि माइग्रेशन का मतलब सिर्फ यात्रा नहीं है, बल्कि स्थायी रूप से बसने का इरादा है। बच्चों, अब 3 और महत्वपूर्ण अनुच्छेद समझते हैं। अनुच्छेद 8, प्रवासी भारतीय, यानी वे लोग जो भारत के बाहर रह रहे हैं लेकिन उनके पूर्वज भारतीय थे। ऐसे पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भारतीय राजनयिक मिशन में पंजीकरण कराकर नागरिक बन सकते हैं। अनुच्छेद 9, ये बहुत कड़ा नियम है। अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता वर्जित है। इसी से जुड़ा एक केस है, शाह मोहम्मद 1969। कोर्ट ने कहा कि विदेशी पासपोर्ट प्राप्त कर लेना विदेशी नागरिकता का निर्णायक प्रमाण है। अनुच्छेद 10, ये नागरिकता की निरंतरता का सिद्धांत है। एक बार नागरिकता मिलने के बाद सरकार अपनी मर्जी से उसे नहीं छीन सकती। केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत ही नागरिकता समाप्त हो सकती है। बच्चों, अनुच्छेद 11 ये सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद है। इसमें संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति को नियंत्रित करने की असीमित शक्ति दी गई है। संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भविष्य में देश की जरूरतें बदलेंगी, इसलिए यह लचीलापन रखा।
इसी शक्ति का उपयोग करते हुए संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया। एक बहुत महत्वपूर्ण केस सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ 2005। यह असम में अवैध घुसपैठियों से जुड़ा मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनसांख्यिकीय आक्रमण यानी डेमोग्राफिक इन्वेजन को बाहरी आक्रमण का दर्जा दिया जा सकता है। कोर्ट ने IMDT एक्ट 1983 को असंवैधानिक घोषित किया क्योंकि उसमें साबित करने का बोझ राज्य पर था, घुसपैठिए पर नहीं, जो कि गलत था। बच्चों, अब हम 1955 के नागरिकता अधिनियम पर आते हैं। ये वह कानून है जो आज भी भारत में नागरिकता का आधार है। इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं। इन्हें हम 5 स्तंभों की तरह याद कर सकते हैं। पहला स्तंभ, जन्म से बाय बर्थ, भारत की धरती पर जन्म लेने से नागरिकता। इसे जस सोली का आधुनिक रूप कहते हैं। दूसरा स्तंभ, वंश से बाय डिसेंट, माता पिता की राष्ट्रीयता के आधार पर। इसे जस सैंग्विनिस कहते हैं। तीसरा स्तंभ, पंजीकरण द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन, विवाह करने वालों या भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए। चौथा स्तंभ, देशीयकरण द्वारा बाय नेचुरलाइजेशन, विदेशियों के लिए जो लंबे समय से भारत में रह रहे हों। पांचवा स्तंभ, क्षेत्र समावेशन द्वारा बाय इनकॉर्पोरेशन, जब भारत कोई नया क्षेत्र जोड़ता है, जैसे 1962 में पुदुचेरी। बच्चों, जन्म से नागरिकता के नियम समय के साथ बदलते रहे हैं। ध्यान से समझो। 1950 से 1987 तक अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारतीय नागरिक हैं, चाहे माता पिता कहीं के भी हों। 1987 से 2004 के बीच नियम थोड़ा सख्त हुआ। अब जन्म के साथ यह भी जरूरी था कि माता या पिता में से कम एक भारतीय नागरिक हो। 2004 के बाद और कड़ा हुआ। अब एक माता पिता भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो, तभी नागरिकता मिलेगी। वंश से नागरिकता भी बदली। 1950 से 1992 तक केवल पिता का भारतीय होना जरूरी था। 1992 के बाद लैंगिक समानता आई, माता या पिता कोई भी एक भारतीय हो तो चलेगा। 2004 के बाद विदेश में जन्मे बच्चे को 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया। बच्चों, स्कूल गुरुजी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बच्चों, अब समझते हैं पंजीकरण और देशीकरण में क्या फर्क है। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, ये उन लोगों के लिए है जिनका भारत से कोई खास संबंध है। इसमें आते हैं वे लोग जिन्होंने किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया है और आवेदन से पहले 7 साल भारत में रहे हों। भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो 7 साल से भारत में रह रहे हों, और भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। देशीकरण, नेचुरलाइजेशन, ये पूरी तरह विदेशी नागरिकों के लिए है। इसके लिए शर्तें हैं, अवैध प्रवासी न हो, आवेदन से पहले 12 महीने लगातार भारत में रहा हो, पिछले 14 वर्षों में से कम 11 वर्ष भारत में रहा हो, संविधान की 8वीं अनुसूची की किसी भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो, अच्छा चरित्र हो और अपनी पुरानी नागरिकता छोड़ने की घोषणा करे। याद रखो, पंजीकरण भारतीय संबंध वालों के लिए, देशीकरण विदेशियों के लिए। बच्चों, अब एक बहुत ही विशेष प्रावधान समझते हैं, असम समझौता और धारा 6A। पृष्ठभूमि यह है कि बांग्लादेश से भारी मात्रा में अवैध घुसपैठ के कारण असम में जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक संकट पैदा हो गया था। असम के लोग बहुत परेशान थे, तो 1985 में राजीव गांधी सरकार ने असम समझौता किया। इसके तहत धारा 6A जोड़ी गई, जिसमें 3 तरह के लोगों के लिए 3 अलग नियम बनाए गए। पहला, जो 1 जनवरी 1966 से पहले असम आए और बस गए, उन्हें सीधे भारतीय नागरिक मान लिया गया। दूसरा, जो 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच आए, उन्हें पंजीकरण कराना पड़ा। 10 साल तक मतदान छोड़कर बाकी सब अधिकार दिए गए और 10 साल बाद पूर्ण नागरिकता मिली। तीसरा, जो 25 मार्च 1971 के बाद आए, उन्हें विदेशी माना गया और निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की गई। बच्चों, अभी तक हमने नागरिकता पाने के तरीके सीखे। अब जानते हैं कि नागरिकता कैसे जाती है। एक 955 अधिनियम के तहत 3 तरीके हैं। पहला, स्वैच्छिक त्याग, रिनंसिएशन, धारा 8। कोई भी वयस्क नागरिक स्वेच्छा से घोषणा करके अपनी नागरिकता छोड़ सकता है, लेकिन ध्यान रखो, युद्ध के समय सरकार इसे रोक सकती है। और अगर पिता नागरिकता छोड़ता है तो उसके नाबालिग बच्चों की नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। दूसरा, बर्खास्तगी, टर्मिनेशन, धारा 9। ये स्वतः होती है। अगर कोई नागरिक खुद से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त, यहां कोई घोषणा नहीं करनी पड़ती। तीसरा, वंचना, डिप्रिवेशन, धारा 10। ये सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से नागरिकता छीनना है। ये सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता ली हो। कारण हो सकते हैं फर्जी तरीके से नागरिकता लेना, संविधान का अनादर, शत्रु से व्यापार या लगातार 7 साल तक भारत से बाहर रहना। बच्चों, अब आते हैं सबसे चर्चित विषय पर, CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसका उद्देश्य क्या है? पड़ोसी देशों यानी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना। इसके लिए 3 शर्तें हैं।
पहली देश सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। दूसरी धर्म, 6 धर्म, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ध्यान दो, मुसलमान इसमें शामिल नहीं है। तीसरी कट ऑफ डेट, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो। एक बड़ी रियायत, इन लोगों के लिए देशीकरण की 11 साल की निवास शर्त घटाकर केवल 5 साल कर दी गई। ये कहाँ लागू नहीं है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, जहां इनर लाइन परमिट व्यवस्था है, वहां सीए लागू नहीं होगा। बच्चों, अब 3 महत्वपूर्ण शब्द समझते हैं जो अक्सर भ्रमित करते हैं: एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, ये भारत के ही नागरिक हैं जो रोजगार या शिक्षा के लिए विदेश में हैं। इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, इन्हें वीज़ा की ज़रूरत नहीं और इन्हें सभी नागरिक अधिकार मिलते हैं, मतदान का भी। पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये विदेशी नागरिक हैं जिनके पूर्वज कभी भारतीय नागरिक थे। इनके पास विदेशी पासपोर्ट होता है। ध्यान दो, 2015 में पीआईओ योजना को ओसीआई में मिला दिया गया। ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये वे विदेशी नागरिक हैं जिन्हें भारत में जीवन पर्यंत रहने का विशेष दर्जा मिला है। इनके पास विदेशी पासपोर्ट है लेकिन भारत में आजीवन वीज़ा मुक्त प्रवेश है। लेकिन ये ना तो कृषि भूमि खरीद सकते हैं, न चुनाव लड़ सकते हैं, न सार्वजनिक पद पर रह सकते हैं। याद रखो, भारत में राष्ट्रीय नागरिकता है, राज्यों की नागरिकता नहीं होती। बच्चों, आज हमने बहुत कुछ सीखा। अंत में एक बार पूरे सफर पर नजर डालते हैं। 1947 से 1950 विभाजन की चुनौती, संविधान सभा ने अनुच्छेद 5 से 11 बनाए और 26 जनवरी 1950 को आधार रेखा तय की। 1955 संसद ने नागरिकता अधिनियम पारित किया। नागरिकता पाने के 5 स्तंभ और खोने के 3 तरीके तय हुए। एकल नागरिकता मजबूत हुई। 1985 असम समझौता, घुसपैठ संकट का समाधान, धारा 6A जोड़ी गई। 1987 और 2004 नियम और कठोर हुए। जन्मभूमि के आधार पर नागरिकता से रक्त संबंध की ओर बदलाव हुआ। अवैध प्रवासियों पर रोक लगी। 2005 और 2015 ओसीआई योजना लागू हुई। पीआईओ को ओसीआई में मिलाया गया। वैश्विक जुड़ाव मजबूत हुआ। 2019 सीए आया। पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान बना। निष्कर्ष, भारतीय नागरिकता का ढांचा ऐतिहासिक लचीलेपन और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा का संतुलित कानूनी प्रतिरूप है। बहुत बढ़िया बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। इन सभी बिंदुओं को अपनी कॉपी में लिख लो और कल रिवीजन जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक निवेदन रहेगा आपसे, सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल स्कूल गुरुजी को।